हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में गैर कृषि कर प्रणाली की। ये इस श्रृंखला में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। किसी भी सरकार के लिए केवल कृषि करों की सहायता से अपनी वित्तीय दशा को संगठित कर पाना संभव नहीं था। इसलिए प्राचीन काल में भी भिन्न भिन्न समयों के दौरान सरकारों ने भूमि लगान के अलावा अन्य बहुत से स्रोतों के द्वारा भी अपनी कर प्रणाली को सुदृढ़ किया। इस संदर्भ में डॉक्टर ओपी त्रिपाठी का विचार है कि कर प्रणाली का आधार कभी भी सीमित नहीं रहा। यह हमेशा राज्य के स्वरूप और वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहा है। वैदिक काल में क्या स्थिति थी गैर कृषि कर प्रणाली की, इस संदर्भ में सबसे पहले बात हम करेंगे ऋग्वैदिक काल की। पहला कर जिसके संबंध में हमें जानकारी मिलती है वह है ऋग्वैदिक काल में बलि। बलि के संबंध में माना जाता है कि यह प्रजा के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार दिया जाने वाला कर था। इसके अलावा कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह देवताओं को अर्पित की जाने वाली भेंटें थीं। बलि के विषय में बहुत से विद्वान ये भी मानते हैं कि यह लड़ाई में पराजित होने के बाद एक राजा के द्वारा विजयी शासक को पेश किया जाने वाला नजराना था। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि यह राजा और देवताओं के द्वारा प्राप्त किया जाता था। इससे यह भी प्रतीत होता है कि राजा का दर्जा भी देवताओं के समान था, परंतु दोनों में अंतर यह था कि देवताओं को तो लोग अपनी इच्छा के अनुसार बलि प्रदान करते थे, जबकि पराजित राजाओं के मामले में यह विवशतापूर्ण था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस काल में कई व्यवसाय भी करों के अंतर्गत आते थे, परंतु इनकी दर कितनी थी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात हम करते हैं अगर उत्तर वैदिक काल की, तो इस काल में करों का दायरा काफी बढ़ गया था। भूमि लगान के अलावा यह व्यापार और अन्य व्यवसायों से भी वसूल किया जाने लगा था। गैर कृषि करों में व्यापार और वाणिज्य मुख्य थे। चुंगी और जुर्मानों से भी काफी आय होती थी। न्याय भी राज्य की आय का एक बड़ा साधन था। अब महाभारत में जिक्र आता है कि राजा को प्रजा से कर वसूल कर उसके हितों के लिए उसी प्रकार कार्य करने चाहिए जैसे सूर्य धरती से अपनी किरणों के द्वारा पानी प्राप्त करता है तथा वर्षा की शक्ल में लोगों की भलाई के लिए वापस करता है। मनु ने भी लिखा है कि राजा को थोड़ा थोड़ा करके करों की वसूली करनी चाहिए, क्योंकि भारी करों के बोझ के अधीन आकर उन्हें अपनी व्यापारिक गतिविधियां रोकनी पड़ेंगी। यहां तक कि लोग विवश होकर दूसरे राज्यों में प्रवास कर सकते थे। राजा को सभी व्यवसायों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अब महाकाव्य काल की बात हम देखते हैं कि महाभारत पशु कर की बात करता है, परंतु इसकी दर क्या थी इस संदर्भ में चुप है। मनु ने इसकी दर 2% बताई है, परंतु बहुत से विद्वानों का विचार है कि संभव है कि यह कर पशुओं की बिक्री पर हो। और महाभारत में शिल्पियों पर भी करों का उल्लेख है, परंतु इसकी वसूली किस प्रकार होती थी यह स्पष्ट नहीं है। मनु का सुझाव था कि लोहार और बढ़ई शासक के लिए महीने में 1 दिन कार्य करें। जुलाहे और सुनार भी 1 दिन की कमाई कर की शक्ल में देते थे। महाभारत में सफाई मजदूरों, दासों और मजदूरों से बेगार लेने का उल्लेख है। ऐसा कर जो है ये ब्राह्मणों से भी लिया जाता था,
जो अपने कर्तव्य उचित ढंग से नहीं निभाते थे। तो ऐसा मानना कि ब्राह्मण जो हैं वो हर तरह से करों से मुक्त थे या उन पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था, तो ये बात जो है इस उल्लेख से गलत साबित होती है। तो जो लोग अपने हिस्से का कर नकद रूप में नहीं दे सकते थे, उन्हें भी ऐसी सेवाएं प्रदान करनी पड़ती थी, यानी कि बेगार की। स्पष्ट है कि इस काल में किसी को भी करों के दायरे से मुक्त नहीं रखा गया था, तथा जो लोग अपनी सुरक्षा के लिए राज्य को कुछ नहीं दे सकते थे, उनके लिए जन कल्याण के उद्देश्य से ऐसी सेवा की योजना बनाई गई थी। अब मौर्य काल की बात हम करेंगे कि यूनानी लेखकों ने नंद और मौर्य काल में देश के विकसित और खनिज स्रोतों की बहुत तारीफ की है। परिणामतः उद्योगों और व्यापार का बहुत विकास हुआ। अंतर्राज्यीय व विदेशी व्यापार के विकास के साथ सरकार को प्राप्त होने वाले करों में भी बहुत वृद्धि हुई। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस वगैरह वसूल किए जाते थे। कि मौर्य काल में जहां साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ, वहीं इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत संगठित हुई। कृषि के अलावा मौर्य बहुत से पदार्थ करों के दायरे में ले आए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन था शुल्क, जो सामान की बिक्री पर लिया जाता था। इसका मुख्य अधिकारी शुल्क अध्यक्ष था। शुल्क की उगाही सामान के उत्पादन, नगर में लाने और आयात पर निर्धारित की जाती थी। अर्थशास्त्र में इसकी दर इसके मूल्य का 5% बताया गया है। शुल्क अचल संपत्ति भाव इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लिया जाता था। दूसरा है इंपोर्ट ड्यूटी। इसे अर्थशास्त्र के मुताबिक अंतपाल वो अधिकारी होता था जो बॉर्डर एरियाज पर तैनात होता था कि अंतपाल आयात होने वाले सामान पर वर्तनी कर की वसूली करता था। तो वर्तनी कर जो है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह इंपोर्ट ड्यूटी थी, ये आयात कर था। कौटिल्य ने आयात होने वाले सामान का 3 भागों में वर्गीकरण किया है। एक, वे वस्तुएं जो देहात में बनाई जाती थी। दूसरी, वे वस्तुएं जो नगर में बनाई जाती थी। और तीसरी, वे वस्तुएं जो दूसरे स्थानों से लाई जाती थी। अब ये कर जो है आमतौर पर गाड़ियों के अनुसार इसे वसूल किया जाता था। जैसे बड़े गड्ढे पर 1.25 पन, घोड़े या गधे वाले गड्ढे पर 1 पन, छोटे पशु वाले गड्ढे पर 1/4 पन और मजदूर द्वारा ढोए जाने वाले सामान पर 1 माश। सब्जियां, फूल और फल, इन पर 1/6 हिस्सा वसूल किया जाता था। कपास, मलमल, धातु और लकड़ी के बने सामान पर इसकी दर 1/15 से 1/10 होती थी, जबकि धागे, इत्र, पके अनाज और शराब पर ये 1/25 से 1/20 भाव 4% से 5% तक इसकी वसूली की जाती थी। अब शहर के अंदर आने पर सामान जो है ये इस पर चुंगी के रूप में 5वां हिस्सा वसूल किया जाता था। चुंगी के अधिकारियों के लिए यह आवश्यक था कि 4 से 5 अधिकारी हर समय वहां तैनात रहें। व्यापारियों के नाम, उनके स्थान का नाम, उनके द्वारा लाया जाने वाला सामान और सामान को सील करने वाले स्थान का नाम दर्ज होना जरूरी था। यदि कोई व्यापारी अपना सामान दर्ज करवाने में असफल रहता तो उसे दुगने पैसे देने पड़ते थे, तथा यह दर बढ़कर 8 गुना भी हो सकती थी। मौर्य शासकों ने यह नियम बना रखा था
कि यदि कोई व्यापारी अपने सामान का मूल्य बढ़ाता तो उसे बढ़े हुए मूल्य के मुताबिक शेष रकम सरकारी कोष में जमा करवानी होती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि किसान से बेचने के लिए सीधी खरीद के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, क्योंकि मौर्यों ने ये नियम बना रखा था कि कोई भी व्यापारी जो है वो किसान से सीधी खरीद नहीं कर सकता था। तो ये लाइसेंस जब वो लेता था तो ये भी सरकार की आय के मुख्य साधनों में एक था। लाइसेंस ना लेने वाले व्यापारी का सामान पकड़े जाने पर उसे जब्त कर लिया जाता था। आगे हम देखते हैं कि मौर्य शासकों के समय यह भी नियम था कि यदि कोई सामान विवाह शादी, सामाजिक या धार्मिक समागमों के लिए उपयोग होता था तो सामान पर दी चुंगी वापस मिल जाती थी, परंतु यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर इसकी वापसी की कोशिश करता तो उसे बहुत कठोर सजाएं दी जाती थी। आगे वेश्याएं और गणिकाएं, इन्हें भी टैक्स देना पड़ता था और सरकार को इन्हें अपनी आय की सच्ची जानकारी देनी होती थी और इसके मुताबिक इन्हें कर के दायरे में रखा जाता था। परंतु यदि वो अपने ग्राहकों को धोखा देती तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता था। इसी तरह से मछुआरे, धोबी, सोनार आदि भी सरकार के कर के दायरे के अधीन आते थे। अब जुर्माने की बात हम करते हैं कि जुर्माने जो है मौर्य काल में आमदन का सबसे महत्वपूर्ण साधन था और सरकार इनके द्वारा भी अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करती थी। कोई भी व्यक्ति धातु की खरीद सीधे खदानों से नहीं कर सकता था, परंतु यदि कोई ऐसा करता तो उसे जुर्माने के तौर पर 600 पन देने पड़ते थे। इसी प्रकार सीधे खेतों से शहर तक अनाज, फल, फूल तथा सब्जियां लाने वाले को भी 52 पन से 54 पन जुर्माना देना पड़ता था। अर्थशास्त्र से प्रमाण मिलता है कि कोई भी अधिकारी बिना कारण किसी कर्मचारी से बात नहीं कर सकता था। और यहाँ एक हवाला मिलता है जिसमें एक सूत्र अध्यक्ष को अपने कर्तव्य में कोताही के लिए तथा नारी कर्मचारियों के साथ बिना कारण बातचीत करने पर जुर्माना देना पड़ा था। अवैध ढंग से शराब निकालने, प्रतिबंधित पशुओं की हत्या करने, सरकारी संरक्षण वाले पशुओं की हत्या करने पर भी जुर्मानों का प्रावधान था। निश्चित समय और निश्चित स्थान के बाहर नदी पार करने वाले को भी जुर्माना अदा करना पड़ता था। इसी प्रकार किसी भी वैद्य के लिए यह अनिवार्य था कि वो इलाज करवा रहे व्यक्ति की गंभीर बीमारी की सरकार को जानकारी दे, परंतु ऐसा ना करने पर इलाज के दौरान यदि रोगी की मृत्यु हो जाती तो उस वैद्य को दंड भुगतना पड़ता था। इसी प्रकार संगीतकारों और नर्तकियों को भी निश्चित रकम से ज्यादा वसूली करने पर 12 पन का जुर्माना देना पड़ता था। अर्थशास्त्र ने माप तोल के साधनों में गड़बड़ी को बड़ा अपराध बताया है तथा इसके लिए ज्यादा जुर्मानों की सिफारिश की है। बंधनागार अध्यक्ष यानी कि जेल सुपरडेंट को भी अपना कर्तव्य निभाने में कोताही करने पर विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न भिन्न जुर्माने निश्चित किए गए थे और उस समय के जो प्रमाण हैं उनसे पता लगता है कि बिना कारण यदि किसी को जेल में बंद किया जाता था तो जेल सुपरडेंट को 24 पन जुर्माना देना पड़ता था। कैदी के साथ दुर्व्यवहार करने पर 48 पन, कैदी को भोजन और पानी ना देने पर 96 पन तथा कैदी को कष्ट देने, रिश्वत लेने या उसे मौत के घाट उतारने पर 100 पन का जुर्माना इसकी व्यवस्था जो है वो की गई थी।
अन्य करों की अगर हम बात करें तो पिंड एक कर था जिसे राजा पूरे गांव से साल में एक बार प्राप्त करता था। सेना भगत, ये कर जो था ये राजा अपनी प्रजा से सेना के लिए तेल और चावल के रूप में लेता था। और पायनक, ये भी एक कर था जो खास मौकों पर राजा को दी जाने वाली भेंट थी। पार्श्व, ये भी एक कर था जब व्यापारी अगर ज्यादा लाभ कमाता है तो उसे ये कर जो है ये पे करना पड़ता था। परिहीनक, यदि कुछ पशु सरकारी भूमि को हानि पहुंचाते थे तो ऐसे पशुओं के मालिकों से इसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर इस कर की, इस जुर्माने की वसूली की जाती थी। चोर रज्जू, ये भी एक टैक्स था जो समय सरकार प्रजा से वसूल करती थी और इस कर का उद्देश्य होता था चोरों को ढूंढना। विवीत, ये भी एक कर था जो पशुओं की रक्षा के लिए वसूल किया जाता था, जबकि उत्संग प्रजा के द्वारा राजा को उपहार स्वरूप जो कर दिया जाता था। उत्तर मौर्य काल में भी ये कर प्रणाली जो है ये जारी रही और जैसा कि ऊपर बताया गया है कि निस्संदेह शक शासक रुद्रदमन ने ज्यादा कर नहीं थोपे थे, परंतु इस काल में भी हमें बहुत से शासकों के संबंध में ऐसे स्रोत उपलब्ध होते हैं जिन्होंने कई मौकों पर अपनी प्रजा को तोहफे के लिए विवश किया। जैसे कि राजकुमार के जन्म के मौके पर राजा के राजतिलक पर या कोई प्रार्थना पत्र देने के समय भी भेंट स्वरूप तोहफे की शक्ल में कर जो है, मतलब इसे हम तोहफा कह लें, कर कह लें, तो ये लोगों को पे करना पड़ता था, अदा करना पड़ता था। आगे हम गुप्त काल और इसके उत्तर काल की बात करते हैं कि राज्य आर्थिक तौर पर काफी समृद्ध हो चुका था। गुप्त काल में सरकार अपनी प्रजा से कई प्रकार के कर वसूल करती थी। पशुपालन आम था, व्यापार भी विकसित स्थिति में था, तो चुंगी कर, जिसे शुल्क कहा जाता था, आय का बहुत महत्वपूर्ण साधन था। नावों के पुल भी सरकार के लिए आय का प्रमुख साधन बन गए थे। कई बार मजदूरों और शिल्पियों को सरकार के लिए बेगार करनी पड़ती थी, इसे विष्टि कहा जाता था। इसी तरह से इसी प्रकार के कर बाद के समय में भी जारी रहे। जुर्माने भी राज्य की आय का प्रमुख साधन थे। टोल टैक्स राज्य की आय का एक अन्य प्रमुख साधन था। तो गुप्त शासकों के अधीन खदानों का उत्खनन करने पर भी सरकार को बड़ी मात्रा में खनिज, हीरे, सोना वगैरह प्राप्त हुआ था, जो सरकार की आय का एक प्रमुख साधन बन गया। कई किस्म के सामान और व्यवसायों पर भी कर लगाए गए थे। सब किस्म के शिल्पियों को कर देना पड़ता था। व्यापार भी राज्य की आय का प्रमुख साधन था। चंदेल शासक कल्याण धन प्राप्त करते थे, जो राजा को किसी उत्सव के समय दिया जाता था। इसी तरह से प्रतिहार शासक उनके समय में अपुत्रिक धन वसूल करने की बात पता चलती है, और यह कर उन लोगों द्वारा दिया जाता था जिनके कोई पुत्र नहीं होता था। और सामंत जो थे वो बेगार के बदले में उत्पद्यमान कर जो है ये वसूल करते थे। मतलब जो लोग बेगार करना नहीं चाहते थे वो कहते थे कि हम आपको टैक्स दे देते हैं नकद शक्ल में, तो वो ये कर जो है ये पे करते थे। कह सकते हैं कि प्राचीन काल में शासकों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर साधन अपनाया। मौर्य काल तक समाज का प्रत्येक वर्ग करों के दायरे में आ चुका था तथा जुर्मानों की शक्ल में कोई भी ऐसा अवसर नहीं गंवाया गया जो सरकार की आय में वृद्धि कर सकता। इसमें
कोई संदेह नहीं कि समय समय पर धर्म शास्त्रों और कौटिल्य ने भी सरकार को हिदायत दी कि वो प्रजा पर करों का ज्यादा बोझ ना डाले तथा उतना ही कर वसूल करे जो लोग आसानी से अदा कर सकें। राजा को यह भी सलाह दी गई थी कि वो राज्य की आर्थिक दशा के लिए केवल करों को सहारा ना बनाए बल्कि अपनी फजूल खर्ची भी कम करे। परंतु अधिकतर सरकारों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के मद्देनजर ऐसी सलाह को नजरअंदाज ही किया। कमजोर शासकों के अधीन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी करने लगे थे तथा प्रजा पर दबाव बनाकर गलत ढंग से उसका शोषण करने लगे थे। और इस सच्चाई की ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि भारी करों के बोझ तथा बेईमान अधिकारियों ने आखिरकार नंद और मौर्य शासकों के पतन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था गैर कृषि करों का। कल हम बात करेंगे दक्षिण भारत के कर प्रणाली की प्राचीन काल में क्या रही प्रणाली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करें अपने सर्कल में और खुद भी इसे सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। धन्यवाद।